अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की संगीन लहर की जद में है। हालिया दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर पे दर पे हमले किए गए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद कल एक बार फिर नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया, जिसका मतलब यह है कि दहशतगर्द अनासर दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहद गुज़श्ता 3 हफ्ते से बंद है। सरहद की बंदिश की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बुरी तरह मुतासिर है। योमिया 1 अरब से जायद का नुकसान हो रहा है। सिक्योरिटी खदशात की वजह से जनूबी वजीरिस्तान में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। दूसरी तरफ कल कौमी सलामती का पार्लिमानी इजलास होने जा रहा है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्कद होगा, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर आगाह करेगी। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी क़यादत को गैर संजीदा रवैया तर्क करना पड़ेगा। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और एक दूसरे को मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट देने की बजाय एक साथ बैठकर मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, गुज़श्ता 48 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस पर 60 के करीब हमले हुए हैं। टीटीपी, बीएलए, हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्यों अचानक से पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए? जी देखिए, इसके स्ट्रेट अवे तो आंसर यही है कि देयर इज अ स्पॉन्सर स्टेट, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, जो पूरे हमारे ये प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की एप्लीकेशन है, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ जाए, अपनी पॉलिसीज चेंज करे, जो कश्मीर के ऊपर हैं, जो हमारा न्यूक्लियर है उसको रिग्रेस करें और एक प्लाइंट स्टेट के तौर पर रहें। तो ये एक, जब पूरी स्टेट पीछे खड़ी होती है तो वो अपने जो उसका दूसरा क्लाइंट है, अनफॉर्चुनेटली अबूरी हुकूमत जो अफगानिस्तान में, वो भी उनका एक क्लाइंट के तौर पे काम कर रही है। तो उन्होंने तमाम ये जो इनमिकल फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन है, उनको इकट्ठा करने में, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने में पूरी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जी। भारत जो है जी वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है इसके बीच में, और उसको क्लाइंट्स की सूरत में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत, फिर पाकिस्तान के अंदर फितना अल खवारिज के जो लोग हैं, टीटीपीज हैं, उसके अलावा बीएलए, बीआरएफ, तो ये एलिमेंट्स तो मौजूद हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे मैं कह रहा था, कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स, अनासिर मौजूद हैं जो अपने कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बट सबसे ज्यादा ये अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इनके, टेररिज्म से रिलेटेड या फ्रिक्शन से रिलेटेड इकोनॉमी के साथ, उनको गार्ड करने के लिए उनको अवेलेबल है। कुछ हमारी अपनी चीजें इन हाउस ठीक होने वाली हैं, तो इस एनवायरनमेंट का वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन लगाई है जी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक रिक्वायरमेंट है इस वक्त इंटरनेशनल पावर्स को, खासतौर पे वाशिंगटन को, तो वो काइंड ऑफ वो एक फ्री रन उसको मिला, वो उसके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं। बट आई एम श्योर कि अभी जैसे यूनाइटेड नेशन में आपने देखा कि उसकी जो सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट आई है, उसमें आइडेंटिफाई किया गया है अफगानिस्तान की सरजमीन को। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे वाक़या हुआ है, बहुत से कंट्रीज ने कंसर्न शो किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एप्लीकेशन है, जो तालिबान हुकूमत के ज़ेरे साया हो रही है या उनकी सपोर्ट किससे हो रही है, ज़ेरे साया कह लें या सपोर्ट कह लें, प्राइमरीली लॉजिस्टिक्स जो वो दे रहे हैं, तो उसको तो शायद इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल हो। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर जो एप्लीकेशन है, वो चूंकि हमारे चाइना के साथ भी रिलेशनशिप है, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोलैबोरेशन है, तो इसको शायद ज्यादा फोर्सेस की सपोर्ट हासिल हो, टेसिट अप्रूवल्स हो या सपोर्ट हो। एक छुपा हुआ हाथ जरूर होता है जो हमारे बलूचिस्तान के इंटरेस्ट को चैलेंज करता है। तो ये वो अवामिल है जिन्होंने मिलके इस मैट्रिक को तेज किया हुआ है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी अपनी एप्लीकेशन कर रहा है, बट एक होल ऑफ नेशन अप्रोच की जरूरत होगी इन ऑल डोमेन्स कि हम इसका मुकाबला कर सकें। ठीक है सर, बलूचिस्तान में पहले तो जाफर एक्सप्रेस का अफसोसनाक वाकया हुआ, फिर क्वेटा में 3 धमाके हुए, कल नोशकी में फोर्सेस पर हमला किया गया। हुकूमत ने कल कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया है। मुमकिन तौर पर इस इजलास के बाद क्या हिकमत अमली बनाई जा सकती है? देखिए, पोलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करनी होगी। जहां तक काइनेटिक का ताल्लुक है, आई मीन कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, उनमें कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है,
और ये सर्च पहले भी आती रही है, 2009 में भी हमने सर्च देखी, थ्रू 3 में भी देखी, बीच में 14 में भी देखी, लेकिन उस वक्त भी इसको काबू कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो सोशो इकोनॉमिक डोमेन है, पॉलिटिकल डोमेन है, स्पेशली डिप्लोमेटिक डोमेन है, उसमें हम थोड़ी सी कमजोरी दिखाते हैं जी। तो अभी भी इंशाल्लाह वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी आर्म फोर्सेज जो है इंशाल्लाह वो अवाम की सपोर्ट के साथ इन ऑपरेशंस को मुकम्मल कर भी लेंगी और कंट्रोल भी कर सकती हैं और हर किस्म की थ्रेट की को डील कर सकती हैं। एक मकसद ये भी है इंडिया का कि एक 3 फ्रंट जो है ना वो सिनारियो क्रिएट किया जाए। वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी, ईस्टर्न बॉर्डर्स तो है ही है, कश्मीर में भी सिचुएशन है, सियाचिन पे भी है, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ एक इंटरनल फ्रंट, तो ये वो इंटरनल फ्रंट है जिसके बीच में एप्लीकेशन ज्यादा हुई हुई है। बट आई एम श्योर कि बहुत सारे जो हमारे, अगर हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे और ये जो काइनेटिक ऑपरेशन में अगर आवाम फौज के साथ खड़ी रहेगी, अपनी अफवाज के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तो जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का एक देखिए, जाफर एक्सप्रेस की जो क्लियरेंस हुई है या जो उस पर काबू पाया गया, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी एक्शन बाय मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस। ये प्रोफेशनलिज्म की पीक थी। ये किसी भी दुनिया में आप देख लें, जितने भी ऑपरेशन इस तरह के हुए हैं हॉस्टेज सिचुएशन के बीच में, उसका आई थिंक ये बड़े देर आने तक एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट भी किया जा सकता है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने किया, तो दैट स्पीक्स ऑफ द प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। अभी जैसे कि अनाउंस किया है पाकिस्तान की अफवाज ने, या कि जी गेम, रूल ऑफ गेम जो है वो चेंज, इसका मतलब ये कब एंटी ऊपर जाएगी। और बट सर इसमें एक और फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज लाइक बलूचिस्तान की सियासी लीडरशिप। डोंट यू थिंक कि उसको एतमाद में लेना और उन्हें इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि अगर हम मुतासरा फरीक को सुने बगैर खुद से कोई फैसला कर लेंगे तो आपको नहीं लगता कि इससे दूरियां मजीद बढ़ेंगी? जी, मैं उनसे इंगेज करना नहीं, ये मेरे ख्याल में हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कहें कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है या जो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स है, उन्होंने लीड करना है इस वॉर को जी। दे हैव टू ओन दिस वॉर, उन्होंने लीड करना है। फेडरल ने और बाकी फेडरेशन ने और बाकी सूबों ने, बाकी लोगों ने, बाकी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलूचिस्तान है, सूबे का मामला नहीं है जी। आप ये कहें कि जी उनकी एंगेजमेंट क्या है? वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पावर में बैठे हुए हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन है, असेंबली है, और क्या एंगेजमेंट होनी है? और ये भूल जाए कि पॉलिटिकल लीडर्स के जी हम कल वो क्या बीएलए के साथ मिल जाएंगे पॉलिटिकल लीडरशिप, या वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? आया सर लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो तो यही शिकायत करती है ना कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान बलूचिस्तान के मसाइल की रूट कॉज को नहीं समझ सकते। कल इसी हवाले से अख्तर मेंगल साहब ने भी एक खुला खत भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लापता अफराद के मसले की भी बात की, दीगर मसाइल भी गिनवाए। तो इस मसले की जड़ तक पहुंचना कितना जरूरी है? देखिए, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, मैं अभी चूंकि हम वी आर इन द वॉर, ये याद रखिएगा, वी आर इन द वॉर। ये जो बातें हम कर रहे हैं या जो भी बातचीत करें, इट हैज अ मीनिंग। बात ये है कि जी देखें, अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में अब एक ट्रेंड, ट्रेडिशन बन गया हुआ है कि इसकी सियासत भी इसी बलूचिस्तान की इन्हीं चीजों के साथ की जाती है। जो फ्रिक्शन वाली फोर्सेज हैं जो लड़ रही हैं वो भी इसी पे कर रही हैं, और जो लोग इसको तोड़ना चाहते हैं वो भी इसको कर रहे हैं, जो सोशल मूवमेंट चला रहे हैं वो भी इसको। तो ये एक नॉर्म बन गया जी। 17 यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जी बलूचिस्तान के माजी में, उनमें से 14 जो है वो सरदार रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब खुद भी यहाँ पे, मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको एंगेज करना चाहिए। लेकिन अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप का भी देखे, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं कल सुन रहा था किसी चैनल के ऊपर, वो कहते जी हम तो उनको एंगेज करना चाहते हैं लेकिन वो इस तरीके से हमारे साथ बातचीत नहीं करते। पास में भी उनके लोग इस तरह डायलॉग में शामिल है। अभी मालिक साहब भी वहां पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो जब अभी एपेक्स की वहां पे मीटिंग हुई है जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ, तो ही वाज प्रेजेंट देयर, तो पार्टिसिपेशन है, थोड़ा सा खौफ है। ऑफ कोर्स उनसे बातचीत करने की जरूरत है, एंगेज करने की जरूरत है, और किया भी जाएगा। और अगर उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने इस वक्त जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनको एक, लेकिन आपको जरा जरूरत है पॉलिटिक्स की स्टडी करने की, हम लोगों को जरूरत है कि बलूचिस्तान का ट्रेंड क्या है, वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, कितनी नुमाइंदगी रही है, किस पार्टी की कितनी नुमाइंदगी पास में भी रही है। तो मोर और लेस उसी के इर्द गिर्द ये मैंडेट घूमता रहा है जी। कभी थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, बट अराउंड इसी के रहा है। बट एनीवेज वीकनेसेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के भी वहां पे चैलेंजेस, या लोग बातचीत करते हैं, मिसिंग पर्संस की बातचीत करते हैं, तो व्हाटसोएवर आर द प्रॉब्लम्स उनको रखना चाहिए। लेकिन ये बलूचिस्तान का सोल्यूशन बलूचिस्तान के लोग ही निकालेंगे विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली यही बात है ना कि हमारी असेंबली में बैठी सियासी लीडरशिप भी तकसीम है। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों असल मसाइल को समझने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की गई, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार दिया गया।
इस तरह की इमेच्योर अप्रोच के होते हुए कैसे मसाइल हल होंगे? आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अगर हम लोग ये बात करेंगे तो वो कहेंगे जी शायद एक स्पेसिफिक माइंडसेट है। इट इज नॉट द माइंडसेट। हम दोनों जो आप भी बात कर रही हैं और जो मैं भी बात कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से कर रहे हैं। वी आर इन द वॉर। आई थिंक वी हैव टू राइज। जो स्टेचर ऑफ द स्टेट है ना जी, वो बहुत ऊंचा है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो थोड़ी सी लो है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग आवर लेवल्स टू द स्टेचर ऑफ द स्टेट, हम स्टेट को नीचे खींचने की कोशिश कर। आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई सही किया। ये अफसोसनाक पहलू है। हर पाकिस्तानी देखिए अभी 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी में रह रहा है। हर पाकिस्तानी एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग और ये यूथ देख रही है। तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए। कल भी मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा देखो यार, लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं इस तरह की पॉलिटिक्स से। तो अपने जो आपके इंटरनल इश्यूज हैं, आप एक मेजर इशू है जैसे मैंने कहा जी, वी आर इन द वॉर। ये हमें खतरा नहीं है, हम खतरे के अंदर हैं इस वक्त। वॉर शुरू हो चुकी है, वॉर इज ऑन। ये जो आप कह रही है ना, अभी देखे ना, आपने अकाउंट दिया कि कितने धमाके हो चुके हैं या कितनी एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये वॉर ही है ना, इससे और वॉर की क्या शक्ल होगी। तो वॉर के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है। जो आप हुकूमत में आते हैं, आपको पावर को तो आप एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू लीड दिस वॉर। पॉलिटिकल लीडरशिप ही वॉर लीड करती है। जो मिलिट्री होता है वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी होता है जो उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मदद देता है। तो आपको इस तरीके से ये ओन करनी पड़ेगी, तभी हम आगे जाएंगे। और अपने जो इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, बहुत टाइम है। जब रियासत स्ट्रांग होकर हमारे पास वापस मौजूद होगी, वह मजबूत होगी रियासत, तो आपकी सियासत भी तभी मजबूत होगी, वरना तो आप सियासत भी कहीं नहीं तो कर सर, सकते। इस सारी सिचुएशन में आप कोई एक बड़े पैमाने पे कोई बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन होता हुआ देख रहे हैं? जी, अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ही ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन अब जो एंटी है, जो एप्लीकेशन है मिलिट्री रिस्पांस की, वो ऑफ कोर्स स्पोर्टर्स और अबेटर्स तक भी जाएगी और विद इन भी होगी एंड विदाउट भी होगी। चाहे आप अफगानिस्तान में बैठे हैं या जहाँ पे बैठे हैं, आप देखेंगे कि और भी एलिमेंट्स जो हैं मुझे इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशंस तो शायद इस तरह ना हो कि पूरा इलाका खाली करा के, बट अभी वक्त आ गया है कि इनको परसू के। देखिए ना जी, अर्बन सेंटर्स में मौजूद हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स लेना शुरू हो गया। मिलिट्री टू मिलिट्री जब फाइट होती है, फिर सोल्जर्स या मिलिट्री प्लानर्स इतने परेशान नहीं होते जी, वो चलती रहती है वार। हमने खुद भी क्योंकि सर मुख्तलिफ हलकों से हमें इमरजेंसी लगाने की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे जनूबी वजीरिस्तान में भी आज से कर्फ्यू नाफिज है, आइन भी इसकी इजाज़त देता है। तो इस तरह की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आ सकती है? ये तो चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करता है जी, वो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना चाहते हैं। 245 के नीचे उनको आर्म फोर्सेस की सपोर्ट हासिल होगी, बट आई थिंक अभी इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी, अगर हम एज होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के तहत और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये फैसला कर ले कि हमने इस वॉर को कोहेजन के साथ लड़ना है, सिर्फ तकरीरों की हद तक या क्लेम्स या अपनी पॉलिटिक्स की हद तक नहीं। आई थिंक वी विल हैव टू रेज। और फिर हमें जो सोशल मीडिया के ऊपर हम ये तूफाने, सॉरी मैं आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज, जो हम बदतमीजी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप देखें ना, ऐसे भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो बजाय इसको आग को ठंडा करने के या एक हल निकालने के, वो अपने फाइनेंशियल इफेक्ट्स के लिए नफरतें पैदा कर रहे हैं जी। और उसको सामने उन्होंने शरेट के तौर पे पॉलिटिक्स रखी हुई है या अपने चंद लीडर्स रखे हुए हैं। तो और बेसिकली वो एक दरार डाल रहे हैं बलूचिस्तान की आवाम में और हमारी अफवाज में, बलूचिस्तान की आवाम में और हमारी फेडरेशन में। और इसको अनफॉर्चुनेटली लिसानी बुनियादों की तरफ ले जा रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस ट्रेंड। लिसानी बुनियादों पर जब आप चीजें फैलना शुरू हो जाएंगी तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सही। तो इन लोगों पे भी नजर रखनी चाहिए और इनको लॉफेयर के नीचे लाना चाहिए। ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है या अपने यूट्यूब से पैसे कमाने का नहीं है। ये वक्त पाकिस्तान जिस मुल्क ने आपको नाम दिया, का रंग देने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान में अगर अमन नहीं रहेगा तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्कम बॉर्डर भी गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बंद है। योमिया 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आज जिरगे की दूसरी नशिस्त भी है, वहां बातचीत से कोई मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल में जो फॉरेन ऑफिस है, इसको अब डिप्लोमेटिकली चीजों को ये लेकर चलेंगे जी। फॉरेन ऑफिस इसको लीड करेगा और ये बहुत जरूरी है कि इन मसाइल का हल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर साइड एक डिसऑर्गेनाइज्ड हुकूमत है जो वॉर की बाय प्रोडक्ट है। वो इनकी चीजों की, इस डिप्लोमेसी की, इस रिलेशनशिप की और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान के लिए,
उसको नहीं समझ रही। वो उसी अभी तक वॉर मोड में है, चूंकि फ्रिक्शन मोड में है, वो वॉर रिलेटेड इकोनॉमी के साथ अभी उनकी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं। वो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप उस तरह की स्टेट्स क्राफ्ट का मुजाहरा नहीं कर रहे। देखिए ना, अभी पाकिस्तान उनको बहुत, जितना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पीस को चांस दिया है, जितना सेक्रीफाइस किया है, मोर देन 80,000 लाइव्स हमने कुर्बान किए जिस मुल्क के लिए, $150 बिलियन प्लस का हमने अपना इकोनॉमी का नुकसान कर लिया, हमने अपनी सोशल फैब्रिक ही अपने मुल्क का तबाह कर लिया। इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां देने के बाद रियलाइजेशन यही थी कि शायद अभी तालिबान की हुकूमत आएगी तो कुछ बेहतर हालात होंगे, लेकिन जो अपने प्लेजेस भी वो करते हैं, दोहा में देख लें, उसके पहले मुजाहिदीन का पास्ट में आपको याद होगा, आप तो खैर शायद बहुत छोटी हूँ उस वक्त, लेकिन उस वक्त जब ये खाना काबा में बैठ के इन लोगों ने एग्रीमेंट्स किए और वापस जाके इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल प्रोमिसेस या इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है, स्टेट क्राफ्ट्स की कमी है। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान का कि वहां की जो हुकूमत है, फिर उनका अपना और सर दूसरी बात, एक और चीज भी तो है कि किसी से ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका इनखला के वक्त अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का असला छोड़ गया है और टीटीपी अब वही असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अफगान तालिबान भी इस बात से आगाह है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे पास फिर क्या ऑप्शंस हैं? बातचीत करेंगे, अफगानिस्तान जाकर टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। ये $7 बिलियन का जो असला है, ये इनकी नई इकोनॉमी है जी। मैं इसलिए तो कहता हूँ दे वांट टू कीप देमसेल्फ अटैच्ड विद द वॉर इकोनॉमी। तो ये वॉर इकोनॉमी है, फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। अभी देखिए उनके पास नाइट विजन की इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटीज आ गई कि वो इफेक्टिव एंगेजमेंट्स करते हैं रात को। अमेरिकन असला है, नेटो कोडेड असला है। इसलिए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि दिस इज एम्बेरसमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जिधर धमाका होता है या जिधर कोई तखरीबकारी होती है या जो टेररिज्म एक्ट होता है पाकिस्तान में, हमारी जो लाशें पड़ी होती है, पाकिस्तानियों का खून जहां पे बहा होता है, तो वहां M4 M16 नेटो कोडेड अमेरिकन कोडेड जब वेपन पड़ा होगा तो पाकिस्तानियों के दिल में भी अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। तो अमेरिका की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी असला की इकोनॉमी के साथ ये अटैच रहना चाहते हैं। अगर AK-47 वो $150 की पहले बेच रहे थे, तो M4 M16 इनको $2,500-3,000 की पड़ती है जी। तो देखिए ना, बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके साथ अटैच है, वेपन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, गाड़ियां हैं इनके पास। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सर्ज इन पाकिस्तान। और ये मिल गया है इंडिया को अवेलेबल, वहां पे लोग भी मिल गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनको वेपन अमेरिकन मिल गए। तो दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर एनी प्रॉक्सी स्पॉन्सर कंट्री टू वेज द प्रॉक्सी वॉर। और वो हाइब्रिड की एप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, डिनाई कर देते हैं जी हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। लेकिन उनका चेहरा तो अभी इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरी दुनिया में सामने आ चुका है, चाहे वो गुरबंद सिंह हो। लेकिन सर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो भारत इंटेलिजेंस के हवाले से एक आला सतह इजलास की सदारत भी कर रहा है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट भी उसमें मौजूद है। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये कितना कोई अहम इजलास है? देखिए, भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया हुआ है, अपने आप को उसने पेश किया हुआ है। बेसिकली ये वॉच डॉग है जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, और भारत को यूज कर रहे हैं अमेरिका ने। अब वो कितना उनके हाथों यूज होता है, भारत भी उतना ही चालाक मुल्क है, और वो अमेरिका को कितनी सपोर्ट करता है और अपने कितनी एडवांटेज, ये तो वक्त आएगा तो बताएगा। दोनों बड़े चैलेंजिंग किस्म के पार्टनर्स हैं, बट दे आर पार्टनर्स इंडो पैसिफिक में टू चैलेंज द मेन कंपिटिटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ जिसको मेन कंपिटिटर कहता है अपना, तो उसके अजाइम को रोक रहे हैं उन्होंने। उनके इकोनॉमिक अजाइम भी जो हैं, जो मिलिट्री अजाइम भी हैं या नहीं है वट एवर, बट वो उनकी इसलिए भारत की वहां पे जरूरत है जी, और वो उसको पार्टनर्स हैं टू चैलेंज। और भारत जो है वो न सामने तो रखता है चाइना को जी, कि चाइना को मैंने चैलेंज करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो जो भी अपनी मिलिट्री पावर्स या इसिमेट्री या इस रीजन में होगी वो टोटल पाकिस्तान स्पेसिफिक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दफाई तजज़ियाकार मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, टेक्सास के सताए अवाम पर एक और टैक्स लगाने का फैसला हुआ है। इस बार सोलर सारिफीन टैक्स की जद में आए हैं। वफाकी हुकूमत की जारी करदा नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सोलर सारिफीन को फी यूनिट 27 रुपए की बजाय अब 10 रुपए अदा किए जाएंगे, ताकि सिर्फ ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ फराम किया जा सके। हुकूमत का ये मानना है कि नेट मीटरिंग सारिफीन बिजली की तकसीम कार कंपनियों के फिक्स चार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट्स अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हुकूमत पर माली बोझ बढ़ रहा है। वजारत बिजली व पानी के मुताबिक 2024 के इख्तिताम तक
नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से दीगर सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल हुआ, जो 2034 तक 4,240 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। हुकूमत की ये पॉलिसी कितनी कारआमद साबित होगी? सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इसका क्या असर होगा? क्या वाकई आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर ये एक और ट्रक की बत्ती है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से सोलर सार्फिन पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला हुआ है। नेट मीटरिंग के जरिए सोलर सार्फिन से बिजली 27 की बजाय 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला हुआ है। एक तरफ हुकूमत आवाम से सस्ती बिजली खरीदेगी, फिर वही बिजली महंगी बेचेगी। ये फैसले क्या सोचकर किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि आई थिंक इसको थोड़ा अथॉरिटीज को भी चाहिए कि क्लैरिफाई करें ताकि सबको समझ आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जी, पाकिस्तान में जब आप सोलर 27 रुपए पर यूनिट बेचते थे अथॉरिटीज को, यानी कि स्टेट को बेचते थे, अपने डिस्को को बेचते थे, तो ये वो जमाना था जब आप सोलर की जो खरीदारी करते थे वो बड़ी महंगी करते थे। यानी कि आपने घर में एक 15 kW का सिस्टम लगवाना है तो लेट से वो 25-30 लाख रुपए का पड़ता था। उसके बाद ये हुआ कि आज वो सिस्टम जो है उसकी कीमत तकरीबन आधी हो गई है और वो आपको बहुत कंसिडरेबली चीपर पड़ता है, यानी कि 15-18 लाख रुपए में पड़ता है। राइट। सो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई, इसलिए ट्वीक करने की जरूरत तो जरूर थी 27 रुपए के रेट को, पर उसको क्या ट्वीक करके 1/3 पे ले जाने की जरूरत थी? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस कि उसको वाकई 10 रुपए कर देने की जरूरत थी, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि जो आप यूनिट गवर्नमेंट से हैं, यानी कि गवर्नमेंट के डिस्को से खरीद रहे हैं, एक तरह से ये कह लीजिए, वो तो कीमत में बढ़ता ही चला गया है और 35 रुपए एवरेज, और उसमें अगर टैक्सेस डालें तो शायद 60-65 रुपए का आपको घर पे पड़ता है। सो ये बात दुरुस्त है कि वो महंगा होता चला गया। ये कीमत कम करनी चाहिए थी, मेरे ख्याल है ट्वीकिंग ज्यादा हो गई है, तो इसलिए थोड़ी सी जो डिसइंसेंटिव है वो क्रिएट हो गया। दूसरी बात जो आई थिंक मोर वरीसम है वो इज द फॉलोइंग। पहले आप नेट मीटरिंग कर सकते थे, यानी कि आपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो दिन में आप जो एक्सेसिव हैं उनको नेट मीटर कर सकते थे, बट अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, आप 10 रुपए पे सारे यूनिट बेचेंगे और आप जो हमसे खरीदेंगे वो उसी कॉस्ट पे होंगे, पीक और ऑफ पीक के रेट्स पे। सो आई थिंक दैट्स आल्सो गोइंग टू हर्ट। आई थिंक पॉलिसीज का जो इजरा होता है उन पे बहुत गुफ्तगू करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और फिर उनको करना चाहिए। पाकिस्तान में चाहे वो 94 की पावर पॉलिसी हो, 2002 की हो, 2015 की हो, जिसमें हमने 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स गारंटी किए, उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा और आज वो जो 2100 अरब रुपए की आपकी कॉस्ट है, जिसको आप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं एक तरह से, वो आपको बहुत मजबूर कर रही है इस चीज पे कि आपने बिजली के निर्खों को बढ़ाया है। आई थिंक गवर्नमेंट इस चीज पर दोबारा सोच सकती है, पर दूसरी तरफ ये भी गवर्नमेंट को सोचना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लिथियम आयन बैटरीज की कीमत चाइना ने गिरा दी और जो कि गिर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऑफ ग्रिड चले जाएं और आप नहीं चाहते कि ये कस्टमर आपका जो अच्छा कस्टमर है, जो पेइंग कस्टमर है। मतलब हमें ये खदशात को सीरियस लेने की जरूरत है कि हो सकता है, फिर क्या होगा उसके बाद? देखिए, उससे जो अभी भी डिमांड है पिछले 2 साल से वो गिर रही है, क्योंकि सोलराइजेशन ने कुछ डिमांड को पिकअप किया है और आने वाले दिनों में और पिकअप कर देगी। तो जब गुड कस्टमर ही सिस्टम से निकल जाएगा तो फिर आप मतलब बिजली जो है वो ग्रिड जो है वो इस काम की रह जाएगी कि मेरे से लेके आपको दे दे, आपसे लेके तीसरे को दे दे। सो जो असल ग्रिड में जनरेशन आ रही है वो उस तरह से बिक नहीं पाएगी। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का ये है ना कि अभी तो आपको मालूम है ना कि नई जो सोलर लगी है पिछले 2-4 साल में, वो सारी लगी है 9 बड़े शहरों में, और वो भी आपके और उस तरह के लोगों को लगी है जो मिडिल इनकम टू हायर इनकम अर्नर्स थे, इसलिए कि वो महंगी थी। अब वो वक्त आया था कि सोलर जो है वो अफोर्डेबल हुई टू लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स एंड लोअर इनकम अर्नर्स, और वो उन शहरों से निकले, लाहौर, कराची, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद से निकल शहरों में जाए, बिल्कुल इस्लामाबाद से निकलकर उसका बेनिफिट। सो हमें थोड़ी सी रीजनल जो डिस्पैरिटी है उसको भी देखना चाहिए कि हेस्को में या जो हमारे छोटे शहर हैं वहां पे तो मतलब डजन्स ऑफ कस्टमर्स हैं और बड़े शहरों में बहुत ज्यादा कस्टमर्स लगे हैं। सो हमें ये भी सोचना चाहिए। अगर हुकूमत इन नकात को रखकर सामने रखेगी, डायरेक्शनली मैं अब भी कहता हूं कि ट्वीकिंग की जरूरत थी। 27 रुपए यूनिट जबकि कॉस्ट आधी हो गई है, वॉज
समथिंग दैट वाज हेल्पिंग द एफ्लुएंट, अब उसको ट्वीक करना चाहिए था, पर नेट मीटरिंग भी उठा ली, रेट भी इतना कम कर दिया, और जो अफोर्डेबल हुआ जाके जो लोअर मिडिल इनकम तो वो लोअर इनकम डिस्पैरिटी अर्नर्स भी, के लिए। उससे डिस्पैरिटी भी बढ़ गई। हुकूमत ये दावा करती है Sure. कि सोलर सिस्टम लगाने वालों की वजह से टैरिफ में इजाफा हुआ है। इन दावों में कितनी हकीकत है? देखिए, टैरिफ में जो इजाफा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि 45,000 मेगावाट इस वक्त बिजली आपके पास मौजूद है, और उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो आप लोग कर रहे हैं, और यानी कि हम लोग सब कर रहे हैं, और उसकी जो खपत है वो गिरती चली जा रही है। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 2 साल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो कम हुई है मुल्क में। सो हमारे पास ऊपर बिजली बेचने को है, और उसकी हम फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 साल में बहुत इंक्रीज हुई है। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 27 रुपए के करीब पहुंच गई है। गो बैक 2-3 इयर्स तो ये 10 रुपए से भी कम हुआ करती थी। बिजली अब ज्यादा चूंकि बेच नहीं पा रहे, बिकॉज कस्टमर खरीद नहीं पा रहा, इसलिए बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर, मतलब अपने दिमाग में रखें इस बात। और जब कोई कस्टमर निकलता चला जा रहा है सिस्टम से, तो और खपत कम हो रही है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सोलर वाला निकलता चला जा रहा है और हमारी बिजली की खपत कम हो रही है। सो हमें सोचना है ना कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, हमें एक तो टैरिफ को खुद ठीक करना है, टैरिफ को इंसेंटिवाइज करना है हमें इस तरह से कि लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। अभी भी टैरिफ बढ़ जाता है जैसे जैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह आईपीपी से जो किए हुए मायदे हैं, अगर आप वाकई ही 2002, 94 और 2015 की पॉलिसी के माहिदों को रीथिंक कर पाएंगे, आपके पास दोबारा स्पेस क्रिएट होगी ये करने को। फिर मैं बार बार कहता हूं कि आपके बिल में जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, पीटीवी फी, अब पीटीवी फी तो निकाल देना, मतलब 35 से 60 रुपए की। अब पीटीवी इज अ गुड अदारा, वो अपने आप पे खड़ा हो जाएगा। इन चीजों को सिस्टम से निकालें। फिर जो इतना बड़ा बोझ आपके पास एक आता है, 2 रुपए 83 पैसे का आपके बिल में, जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, उसके बारे में सोचें कि उसको कैसे हैंडल करना है। सब्सिडी के बारे में सोचें कि उसको हैंडल किस तरह करना है। और इससे बढ़ के जो नुकसानात हैं, यानी कि टीएनडी लॉसेस और जो रिकवरीज नहीं होती, ये टैरिफ से बाहर हैं। हालांकि ठीक, नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के मुताबिक गुज़श्ता साल हुकूमत ने सोलर सारिफीन से 1.2 अरब यूनिट खरीदे थे। इसमें से करोड़ों यूनिट लाइन लॉसेस की मद में जाया हो गए थे। तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? देखिए, इसमें तो कोई बात मतलब हो नहीं ना सकती कि 2-3 चीजें हैं जो हुकूमत पिछले 20 साल से नहीं कर पाई। सो एक तो बिल्कुल हमें क्लियर करना है इस बात को। उससे क्या मतलब है? जब जनरल मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गए तो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 100 अरब था। जब अगली हुकूमत खत्म हुई 2008 में, तो ये 500 अरब हो गया। जब उससे अगली हुकूमत 2013 में गई तो ये सर्कुलर डेट जो है बढ़ के मतलब, और हमने 480 अरब क्लियर भी किया, फिर बढ़ के 1100 अरब हो गया। फिर जब 19 की हुकूमत गई तो ये 2300 था। आज हमें अथॉरिटीज ने बताया कि ये 2450 अरब रुपया है। इससे आपको एक चीज तो अया हो जानी चाहिए ना कि जो लाइन लॉसेस प्लस लॉस ऑफ रिकवरी, ये 2 चीजें सर्कुलर डेट का मेन कंपोनेंट हैं, वो बढ़ता ही चला गया है। रिसीवेबल्स बढ़ते ही चले गए हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2000 के रिसीवेबल्स डिस्कोस के हैं। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह हर साल तकरीबन ऑन दी एवरेज अब 500 से 600 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इनको करने का ये कोई तरीका नहीं है कि हम कहेंगे जी आज हम डिस्कोस को कहते हैं अपने लाइन लॉसेस कम कर दें या रिकवरी 100% कर दें। देखिए, ये कहना आसान बात है और ये सतही गुफ्तगू होगी अगर इफ आई डू दैट विद यू। असल बात तो ये है, आप पिछले 20 साल से डिस्कोस बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसे टीवी चैनल्स बनाएं जिनमें कोई इंसेंटिव ना हो प्रॉफिट कमाने का, तो वो फिर आखिर में स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं जिनमें कोई ये इंसेंटिव सर्विस डिलीवरी का भी नहीं होता, पैसे कमाने का भी नहीं होता और नुकसानात घटाने का भी नहीं होता। तो अगर डिस्कोस नहीं बिके हैं तो ये हमारी कोताही है मिनहासुल कौम। 20-20, 25-25 साल से 92 ऑनवर्ड्स जब ये सारा कुछ हुआ कि हमने डिस्कोस बनाने हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेच दें। एक भी डिस्को जो है
अब 10 के 10 डिस्कोज आपकी तहवील में हैं और जी। नुकसान कर रहे हैं। हम्म। So, so you have to really think, जिसे कहेंगे, और ये लोग कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, नो, you have to think within the box. The box says कमर्शियल अदारा प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, पॉलिसी अच्छी जो है वो एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री देगी, वो भी आपके पास नहीं है। क्या मतलब है नहीं है? आप अभी भी 4 मिनिस्ट्रियां चलाते हैं, पेट्रोलियम की, गैस की, वाटर की, पावर की, अलहदा करके। आपको एक एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है जो प्रोफेशनली रन हो, आप नहीं करते। इसी तरह रेगुलेटर एक अच्छा बनाना है, आप नहीं करते। आपने 2 रेगुलेटर रखे हुए हैं, क्योंकि ओगरा और नेपरा को अलहदा करके रखा हुआ है दुनिया भर में। फॉर एग्जांपल, मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर था, जिसका काम यह था कि वो एनर्जी के रेगुलेशन करता था, और उसमें बिल्कुल बड़े अदब से ये कहता हूं कि कोई जनरलिस्ट्स नहीं होते थे, वो रन होता था थ्रू प्रोफेशनल रेगुलेटर्स। और आखिर में फिर Very आपने important. सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनटीडीसी में कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को ओवरकम करना है, अच्छे सीईओज लाने हैं। अगर आप ये सारा काम कर लें तो ये 3 से 5 साल में जो महंगी बिजली है वो भी मसला खत्म हो जाएगा, प्लस जो एफिशिएंसी है कि हमारी एनर्जी की जो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सही, सेक्टर है वेरी वो वेरी रिलाय वैलिड कर पॉइंट्स सके। डॉक्टर साहब। बट प्रॉब्लम ये ना, यहाँ तो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक तरफ हुकूमत ग्रीन एनर्जी को फरोग देने के दावे करती है, तो दूसरी तरफ फिर ऐसे फैसले करती है। देखिए, यही तो बात है कि पॉलिसी साजी करने के लिए, और जब हम इतनी, जैसे कहेंगे, इतने कर्ब से गुजरे हैं 1994 2002 की पॉलिसीज में से, जिनमें हमने कहा कि हम 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न इशू करेंगे, जबकि एक बॉन्ड एक तरह से इशू कर दिया 17% डॉलर पे बेस करके, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड तो 8% पे डॉलर में इशू हो रहा था। सो हम इतने कर्ब से गुजरे हैं, हमें एहसास करना चाहिए कि आज भी जो पॉलिसी साजी का काम है उसको बहुत प्रोफेशनलाइज करें। और जैसे हुकूमत अथॉरिटीज अब कोशिश कर रही हैं कि आईपीपी से रीनिगोशिएट हो जाए, ये सारे टैरिफ के मैकेनिज्म्स ठीक हो जाएं, ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़े। मैं फिर भी एहतराम से ये कहता हूं कि मुझे मालूम है कि बोर्ड्स बनाना और ये कोशिश करना कि वो प्लान्स बनाएंगे, मैं आज भी कहता हूं कि सबसे पहले काम मैंने ही सरकार में किया था। 2008 में मैंने कहा कि बहुत से नए बोर्ड्स बनाएं, हमने एक कैबिनेट कमेटी बनाई, उसमें ये तश्कील 9 की बोर्ड्स की। देखिए, ये वक्ती तौर पे अच्छा लगता है, पर बोर्ड्स में जिसमें आपका एक टका ना लगा हो ना, आप कभी भी उस कंपनी का उस तरह वरी नहीं करेंगे जब तक आपका यू हैव योर स्किन इन द गेम। प्रॉब्लम ये होती है कि मैं किसी बोर्ड पे सरकारी तरफ से चला भी जाऊं तो मैं उतना ही इंटरेस्ट लेता हूं कि मैं अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करके निकल जाता हूं। जब मेरे पैसे लगे हों किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन आई मेक श्योर कि नुकसान भी ना हो रहा हो, बिकॉज वो मेरे पैसे का नुकसान हो रहा है। सो वी हैव टू रियली थिंक विद इन द बॉक्स, विद इन गुड इकोनॉमिक्स, विद इन गुड फाइनेंसेस। बिल्कुल सही। अच्छा, उसका एक और तरीका चीज, जो है, 2 दिन पहले हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी भी 10 रुपए बढ़ाकर 70 रुपए कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, हम टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और फिर दलील ये देते हैं कि लेवी बढ़ाने से हासिल होने वाली इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। आपको लगता है इन इकदामात के कोई लॉन्ग टर्म नताइज बरामद होंगे? देखिए, एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्टॉर्शन से निकल जाना चाहिए। डिस्टॉर्शंस का मतलब ये है कि इस वक्त की अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हम इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं उसको कम करना चाहते हैं और अपने सारे रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं कि हम बिजली के निर्ख जो हैं उनको कम कर सकें। और इसी ज़िमन में मैंने जैसे कहा, आईपीपीज और बाकी निगोशिएशंस हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पैसे चाहिए अगर आपने बिजली के निर्ख कम करने हैं, तो उन्होंने जो गुंजाइश इंटरनेशनल कीमत में कमी की है, यानी कि 10 और 14 रुपए की जो गुंजाइश पेट्रोल और डीजल में बनी, क्योंकि इंटरनेशनली कीमतें कम हो गई, उसको एज अ क्रॉस सब्सिडी 10 रुपए की आप समझें कि आपने टैक्स लगा दिया या लेवी लगा दी, पीडीएल को जो बढ़ाया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को। अब उससे क्या होगा? उससे डिपेंडिंग कि कितनी बिजली अगले 12 माह में बिकती है, आपको तकरीबन 150 से 180 अरब रुपए के दरमियान जो है एक रकम आ जाएगी। अगर लेट्स अस्यूम कर लें कि आपको 180 अरब रुपए की रकम आ गई है, इसका मतलब ये है कि आप 1.5 रुपए से के इर्द गिर्द आप कह लें, आप बिजली के निर्ख जो हैं ऑन दी एवरेज कम करने को की गुंजाइश पैदा कर लेंगे अगर आप ये 150 रुपए की सब्सिडी उस तरफ ले जाएं। ये अथॉरिटीज का फैसला है, आई डोंट वांट टू सेकंड गेस इट। पर्सनली मैं क्रॉस सब्सिडी का हामी नहीं हूं, और उसकी वजह जो है इज द फॉलोइंग।
अगर लेट से कि कल इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाती है जी तो फिर आपको प्राइस पास थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट में करना पड़ेगा, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो भी कीमत बढ़ती है। और उस वक्त फिर वन में फाइंड इट हार्ड कि आप पेट्रोलियम का प्राइस पास थ्रू कर रहे हो और वही प्राइस यूज कर रहे हो, वो जो कीमत 10 रुपए है इन टर्म्स ऑफ बिजली की सब्सिडी, और अगर आप वो प्राइस पास थ्रू नहीं करते तो फिर क्या होता है, सर्कुलर डेट 2450 अरब रुपए का पावर में। और याद रखिए कि 2100 से 2500 के अरब के करीब करीब इतना ही गैस सेक्टर में खड़ा है। ये कुछ भी चीज नहीं है, ये सर्कुलर डेट एक मिसनोमर टर्म है, ये लाइबिलिटी है ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द स्टेट, ऑफ द अथॉरिटीज हर वक्त की। और ये आखिर में किसने पे करना है? थ्रू योर टैक्स मनी। कोर्स हाँ जी, कंज्यूमर के ही जेब से निकलेगा। लास्ट डॉक्टर साहब क्वेश्चन, आईएमएफ का वफ्द गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे पर आया, काफी मुलाकातें भी हुई, लेकिन फिलहाल कोई स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो पाया। आपकी नजर में क्या रीजंस हैं और ये मुआहिदा कब तक एक्सपेक्टेड है? एक तो बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें याद रखनी है कि हमें आईएमएफ की जो एंगेजमेंट है, और अथॉरिटीज भी सीरियस हैं इस बात पे और समझती हैं इस बात को, उससे हमें अलहदा नहीं होना। अगर पाकिस्तान की इस वक्त एक स्टेबिलिटी या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका आसान लफ्जों में मतलब इज द फॉलोइंग, अफरात-ए-ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है, वो 6% के करीब आ गई हैं। पिछले 2 साल में जब आप देखते हैं तो वो 29 और 24% रही हैं। दूसरी बात, आपका बैरूनी खसारा संभला और कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स 11 अरब डॉलर पे चले गए, जो इंपोर्ट्स का तकरीबन 2 माह का कवर दे रहे हैं, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। आईएमएफ के साथ जो जुजियात में जाकर गुफ्तगू हुई है, में एक मिक्स्ड पिक्चर थी पाकिस्तान की। मैंने शुरू में भी यही कहा था, जो तीनों टारगेटेड एरियाज हैं, बिजली के, फिजिकल यानी कि जो हमारे मालियाती साइड के, और तीसरा हमारी मॉनेटरी साइड के, उसमें कई चीजें ऐसी थी जिनके नंबर्स अच्छे नजर आ रहे थे, बट जैसे फिजिकल में टैक्स रेवेन्यू के नंबर अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। सो मुझे मालूम था कि उन्होंने कहना है कि आपका जो प्राइमरी सरप्लस है, बजट का जो खसारा जो बगैर इंटरेस्ट दिए हुए है, वो आपका उतना होगा नहीं जो हमने एग्री किया था। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्ट्रक्चरल काम उनके साथ एग्री किए थे, I think we didn't do as well as we should have. Provinces didn't do as well as we should have. पर फिर भी लीविंग ऑन अ बेटर नोट ये है कि अब भी विदिन अ फ्यू वीक्स ये सुखम दूर कर दें, ये जो चीज़ें रह गई हैं उनको पूरा करें, और आपको 2026 के बजट पे भी एक उनके साथ जिसे कहेंगे लार्जली एक कंसेंसस पैदा कर लेंगे, तो हम आगे बढ़ के। बहुत शुक्रिया, हमारे मौशिया डॉक्टर अजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।